सो इन द सिंपल वर्ड्स इट मीन्स अगर महंगा है तो क्लासी है, अगर महंगा नहीं है तो क्लासी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास अगर एवरीबडी इज बाइंग गोल्ड तो मैं गोल्ड नहीं लूंगी, मैं डायमंड लूंगी ताकि मैं क्या दिखूं, सबसे भीड़ से अलग दिखूं, क्लासी दिखूं। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेबलिन इफेक्ट। नाउ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन। अगर ज्यादा बच्चे होंगे ना देश में तो बच्चों के कपड़ों की, बच्चों के चीजों की, पैम्पर्स की और डाइपर्स की डिमांड ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर बूढ़े लोग हैं तो, अगर एजेड पर्सन हैं तो मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी। अगर मतलब छोटे बच्चे हैं तो टॉयज की डिमांड ज्यादा होंगी। तो कहने का मतलब क्या, साइज के ऊपर, मतलब पॉपुलेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली डिमांड रहती है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देन कम्स एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो मैंने ये पहले ही समझा दिया, इसी के साथ ही कवर हो गया कि अगर मोर ओल्ड पीपल है तो स्पेक्टिकल्स की डिमांड, स्टिक्स की डिमांड, मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी। अगर चिल्ड्रन है तो टॉय टॉफीज की डिमांड ज्यादा होगी। अगर हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे हैं तो डिमांड किसकी कम होगी, रूरल एरिया में एम्प्लॉइज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली कम्स द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज ध्यान रखना, एक मोर पीपल हैव परचेजिंग पावर। ठीक है, मोर पीपल हैव परचेजिंग पावर। इफ सबके पास परचेजिंग पावर अच्छी खासी होगी तो डिमांड उसकी इंक्रीज होगी। अगर मनी सिर्फ फ्यू पीपल के हैंड में रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, तो ओवरऑल डिमांड क्या रहेगी, डिक्रीज करेगी। राइट, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा मार्केट में तो डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि लोग लोन लेंगे, लोन से और डिमांड करेंगे। और अगर ज्यादा क्रेडिट मार्केट में अवेलेबल है तो हाई डिमांड होगी। अगर क्रेडिट कम है मार्केट में अवेलेबल तो डिमांड कम होने वाली है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन के बारे में है। राइट, अमीर और गरीब, गरीब और गरीब। सो बेसिकली नेशनल डिमांड जो है वो कम होगी। अगर कुछ लोगों के पास ही रहेगी, मतलब जो रिच है उनके पास, वो कंज्यूम कम करते हैं, वो सेव ज्यादा करते हैं। जो पुअर है वो कंज्यूम ज्यादा करते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी और डिमांड क्या होगी, कम होगी। इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर, डिमांड मोर। राइट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नेशनल इनकम, नेशनल डिमांड ज्यादा होने वाली है। ओके, देन कम्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है तो डिमांड होगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स पे टैक्स लगाएगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, मतलब चीज़ों के ऊपर छूट देती है, डिस्काउंट देती है, तो ऑटोमेटिकली सब्सिडी इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जैसे अभी बोला कि गोल्ड को खरीदना बंद करिए, रोकिए गोल्ड की डिमांड करना, तो बैन और रिस्ट्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड उसकी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने गोल्ड लेना जो है मोदी जी की बात सुनकर कम कर दिया है। क्लियर है। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। तो एल्फ्रेड मार्शल जी ने लॉ ऑफ डिमांड की डिफाइन दी है। हमने चैप्टर नंबर 1 में एल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा था। मार्शल जी ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है। राइट, तो ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है, सेटरस पेरेबस, जिसमें बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इन सब को छोड़कर, मतलब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सिंपल सा मतलब ये है। अब आता है हमारे पास डिमांड शेड्यूल, जिसका मतलब है एक ऐसा टेबल जो हमें शो करता है कितने बायर्स कितनी क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस बाय करके चल रहे हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करके चलता है। फॉर एग्जांपल
प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस 10 था, प्राइस 20 है, प्राइस 30 है, क्या प्राइस बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। तो क्वांटिटी क्या होगी? पहले हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 100, अब हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे 90, अब हम क्वांटिटी डिमांड कितना करेंगे? 80। तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। इस टेबल को ही हम क्या बोल के चलते हैं? डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है? जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करके चलते हैं डिमांड शेड्यूल को। फॉर एग्जांपल दिस इज माय डिमांड कर्व, डीडी कर्व, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी को मेजर करती हूँ, वाई एक्सिस पे मैं प्राइस को मेजर करती हूँ। तो जब हम ग्राफिकली डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट? डिमांड कर्व। और यहीं पे ही ये जो एंगल बदल रहा है दैट इज स्लोप। दिस इज समथिंग स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हमेशा नेगेटिव साइन में होता है क्योंकि डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी। क्लियर है? तो इसमें हम माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड के जैसा ही होता है, दैट्स वाई हम नेगेटिव साइन जो है वो लगाकर चलते हैं। सो ये ध्यान रखना, ये जो डिमांड कर्व की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल चलो और एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है? लेफ्ट वर्ड टू राइट होता है, मतलब लेफ्ट से राइट पे आता है। राइट हैंड इधर होता है ना, ऊपर से नीचे आता है, इधर होता है फिर इधर आ जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव स्लोप साथ के साथ हम क्या करते हैं? ये लेफ्ट टू राइट चल के चलता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। नाउ कम्स द मार्केट डिमांड, मतलब सब सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम व्हाट? मार्केट डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल ए ने 5 चॉकलेट बाय करी, बी ने 10 चॉकलेट्स बाय करी, सी ने 15 चॉकलेट्स बाय करी, तो इन सबको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड कितनी आई? 5, 10, 15। 5 प्लस 10 प्लस 15, तो ये कितना हो गया? 30। तो 30 चॉकलेट्स, ये कितनी आई? मार्केट डिमांड कर्व। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लेटरल समेशन होती है, ठीक है। डिमांड फंक्शन, फिर हम डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो डिमांड फंक्शन कुछ ऐसा है, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। So Q is nothing but quantity, P is nothing but the price, A is vertical intercept, B is nothing but the slope। ठीक है, तो why does law of demand work? कैसे, क्यों वर्क करता है? क्योंकि दो रीजन होते हैं। एक तो रीजन होता है कि और वो किसने दिया है? हिक्स एंड एलन ने दिया है। जब जब प्राइस गिरेगा तब तब प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली चीप हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकम्स चीप कंपेयर टू अदर्स। अब लोग एक्सपेंसिव गुड्स को, मतलब पहले उनको चीज महंगी मिल रही थी, अब उनको वही गुड क्या मिल जाएगी? चीपर रेट पे मिल जाएगी। पीपल सब्सटीट्यूट एक्सपेंसिव गुड्स विद द चीपर गुड्स, राइट? ओके, सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब सबसे बड़ी बात है, अगर मेरे को मटर पनीर अच्छा लगता है, तो अगर मटर पनीर की सब्जी बनी है तो साथ में हम ऑब्वियसली 2 चपातीस भी खा सकते हैं, 3 भी खा लोगे, 4 भी खा लोगे, बट उसके बाद एक पॉइंट आएगा ना, तो आप बस करोगे, आपको बोलोगे नहीं यार अब मुझे नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। एक चाहे वो जितनी मर्जी चीज फेवरेट हो, एक टाइम पे आकर वो चीज क्या होनी शुरू हो जाती है? उसकी डिमांड, उसकी यूटिलिटी कम मिलनी शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस यूटिन से, ठीक है, यूनिट से। अराइवल ऑफ अ न्यू कंज्यूमर, जब जब नए कंज्यूमर आते हैं
कब आते हैं न्यू कंज्यूमर्स? जब भी प्राइस कम होता है तो नए कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं, देन न्यू कंज्यूमर कम इनटू द मार्केट। हर क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, डिफरेंट यूज होने की वजह से, अगर तो मेरे को पता है कि ये मैं पेन को सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज कर सकती हूँ, तो इसकी डिमांड क्या होगी? ऑब्वियसली इसके लिए ही सीमित रहेगी। बट अगर मेरे को पता है कि मैं उसको इसको पढ़ाने में भी यूज कर सकती हूँ, मैं इसको 10 जगह पे और यूज कर सकती हूँ, तो जैसे इसका प्राइस कम बढ़ेगा ना, तो मैं इसकी डिमांड मतलब इसको मैं यूज करना कम कर दूंगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ इसे इंपॉर्टेंट टास्क पे ही यूटिलाइज करूंगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ता है ना, तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे यूटिलाइज करूंगी जहां मुझे जरूरत है, जहां मुझे जरूरत नहीं है वहां पे मैं बंद करके रखूंगी। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट टू मेनी मेनी थिंग्स, लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बहुत सी चीजों में हमें देखने के लिए, है ना, बहुत जरूरत होती है एसी के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हमें चाहिए होती है, राइट। नेक्स्ट कम्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब प्राइस क्या होता है, और अच्छा ये तो समझा दिया ना अभी, गिरा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा, अब अदर लोगों की रेंज में भी आ जाएगा, तो हम ऐसा एक्सपेंसिव गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द चीपर गुड्स। फॉर एग्जांपल टी का प्राइस था 40 रुपए, कॉफी का प्राइस था 50 रुपीज, अब मैं टी की तरफ अब टी का प्राइस सपोजली हो गया 25, कम हो गया। अब जो कॉफी पी रहे थे लोग वो भी किस में शिफ्ट हो जाएंगे? टी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस टी का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन कम्स हमारे पास अनदर, दैट इज इनकम इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? जब प्राइस गिरेगा ना, तो एक बंदे की रियल परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, कंज्यूमर अब ज्यादा बाय कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 रुपीज थे, पिज्जा का प्राइस था 100, आप कितना पिज्जा लेते थे? आप 5 पिज्जा लेते थे, राइट। अब वही जो पिज्जा है वो बन जाएगा 50, तो आप कितने पिज्जा ले सकते हो? अब यू विल हैव, प्राइस कितना था? 500 डिवाइडेड बाय 50, यू विल हैव नाउ, यू कैन बाय नाउ 10 पिज्जा। इनकम इंक्रीज नहीं हुई है, क्या इनकम इंक्रीज हुई? द आंसर इज नो, आपकी सिर्फ परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो गया, अब आप उसी प्राइस में ज्यादा चीजें जो है वो खरीद सकते हो, राइट। इसका स्पेशल केस है, दैट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव रहता है। इनकम इफेक्टिव वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रहता है? पॉजिटिव, और इनकम इफेक्ट क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली हम जब जब प्राइस इसका गिरता है इंफीरियर गुड्स का, हम तो इसकी डिमांड भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, है ना। तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब चलता है? जब प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, दैट्स वाई लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है इन केस ऑफ द गिवन गुड्स। Giffen goods are special kind of inferior goods. Now comes exceptions. So exception में सबसे पहली exception कौन सी है? That is conspicuous goods. पहले इसको एक बारी read देखो। सो प्रेस्टीज कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो प्रेस्टिजियस हैं, जो स्नोब है, वेबलिन इफेक्ट है। मतलब अगर ज्वेलरी का प्राइस राइज होगा तो डिमांड इसकी राइज होगी, क्योंकि हम उसको स्नोब वैल्यू के साथ अटैच करेंगे, हम एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीजें लेंगे, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है? हमें भीड़ से अलग दिखाता है, दैट्स व्हाई वी वांट दीज टाइप ऑफ गुड्स। बाय वेबलिन इन डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। तो ये किसने डिफाइन करी है? वेबलिन जी ने डिफाइन करी है, और किसमें डिफाइन किया है इन्होंने? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में डिफाइन करके रखा है।
चलिए नेक्स्ट, फिर आता है हमारे पास गिफन गुड्स। गिफन गुड्स किसने दिया है? रॉबर्ट गिफन ने दिया है। दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स एज प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीजेस ब्रिटिश वर्कर परचेज्ड मोर ब्रेड। जब जब ब्रेड का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ब्रिटिश वर्कर ने क्वांटिटी ऑफ ब्रेड इंक्रीज करी। इसका मतलब है डिमांड किसकी इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज हो गई, गिफन गुड्स की। इसका डायरेक्ट प्राइस डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है। इनडायरेक्ट इनकम डिमांड रिलेशनशिप का मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व होता है। सारे के सारे गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती हैं, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। मैंने आपको बताया था गिफन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। कहने का मतलब क्या है, सारी की सारी इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स कभी भी नहीं होती, पर सारी की सारी गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है। अब जैसे कि गिफन गुड्स होती क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक लिख लेते हैं। गिफन गुड्स स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स वेयर ड्यू टू rise in price people buy more instead of less। प्राइस बढ़ने की वजह से हम और इसको बाय करते हैं, ना कि वैसे हमारा रूल क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम करेंगे, पर यहाँ पे क्या कहता है प्राइस अगर बढ़ेगा ना हम और डिमांड करेंगे, हम और बाय करेंगे। तो ये वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन आती है जो लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखी है, लास्ट में लिखी होगी। गिवन गुड एक इंफीरियर गुड है, ये तो पता लग गया। इन विच नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कहने का मतलब क्या, इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि एक सिचुएशन मान के चलते हैं, इनकम कितनी है 5000, राइस का प्राइस क्या है, राइस की क्वांटिटी कितनी है 20 kg, वेजिटेबल्स कितने की आएंगी 1000 की। अगर राइस का प्राइस इंक्रीज होगा ना ऑब्वियसली, तो लोग वेजिटेबल्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लोग क्या वेजिटेबल्स को अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उनको राइस ज्यादा चाहिए एज कंपेयर्ड टू वेजिटेबल्स। ठीक है, सो अगर राइस का प्राइस इंक्रीज होगा तो राइस की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और राइस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ गिफन गुड्स। क्लियर है? ठीक है, तो गिफन गुड्स के केस में यहाँ पे हमने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने प्राइस, जैसे ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उन्होंने और परचेज करनी शुरू कर दी, क्योंकि ब्रेड उनकी नेसेसिटी थी। क्लियर है? एक गुड गिफन गुड तभी होगा जब एक तो इंफीरियर गुड होना चाहिए, कंज्यूमर के बजट का मेजर पोर्शन उसी की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की,
कि यानी कि इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। नॉर्मली जब प्राइस बढ़ता है तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरे गुड के ऊपर, पर अगर मेरी कोई चीज़ नेसेसरी है, मेरी कोई ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ को प्रेफर करूँगा। मुझे पता है कि मेरे को चावल ही चाहिए, तो मैं चावल ही प्रेफर करके चलूँगी, ठीक है। बट अब हमेशा गिवन गुड के केस में चाहे प्राइस राइज हो, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर इफेक्टिवली मतलब उसी को ही प्रेफर करके चलेगा, दूसरी चीज़ों को वो हटा देगा। इनकम इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करके चलता है। यहाँ पे मोस्ट क्लासिक एग्जांपल्स जो आती हैं वो सबसे पहले आती है ब्रेड, सेकंड इज ये राइस, थर्ड इज पोटैटोज, जो हर जगह पे अप्लाई होते हैं, हर जगह पे लगता है, ठीक है। क्लियर है इतना? देन कंस्पिशियस नेसेसिटीज। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट था? जिसमें मैं किसी और को कॉपी कर रहा था, ठीक है। सोशल ग्रुप्स के केस में दीज गुड्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूजेज बिकम नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास टीवी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसीलिए इनकी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, इवन इफ इनके प्राइजेस क्या हो, राइज करें, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस, तो अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, आज भी अगर उसका प्राइस बढ़ा होगा तब भी मैं आज उसे बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है। सपोजिटली मेरे को पता है कि गोल्ड का प्राइस आज है 145,000, मुझे पता है ये ज्यादा ही है, ठीक है, पर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इवन दो आज प्राइस हायर है, मैं हायर प्राइस पे भी क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में जाके प्राइसेस क्या होने वाले हैं, राइज होने वाले हैं। विल स्टिल बी हायर सो दैट दे बायर द लार्जर क्वांटिटी करेक्टली। इरैशनल कंज्यूमर, इरैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जिसको लगता है कि महंगी चीज है ना तो अच्छी ही होगी, तो इग्नोरेंट ऑफ रूलिंग प्राइजेस, वो इम्पल्सिव परचेज कर लेता है विदाउट कैलकुलेशन। देन कम्स डिमांड फॉर नेसेसिटीज, ऐसी गुड्स जिनको मेरे को पता है फूड चाहिए ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, इसको मैं डिमांड करके चलूंगी ही चलूंगी। देन इट कम्स स्पेकुलेटिव गुड्स, जैसे अगर स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइस किसी शेयर का बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, और इसे खरीदना शुरू कर दूंगी, जिससे व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, क्योंकि मुझे पता है इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब मेरे को बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव गुड्स की बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, राइट। इंटायर रिलेशनशिप बताता, डिमांड क्या बताता है, इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, वो जो स्पेसिफिक प्राइस पे मैंने कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया, दैट इज माय क्वांटिटी डिमांडेड। रिप्रेजेंटेड बाय इंटायर, ये डिमांड शेड्यूल बता के चलता है, ये बाय अ पॉइंट शो करके चलता है, मतलब ये बताता है कि ये चीज हो चुकी, क्वांटिटी डिमांड हो चुकी। डिमांड मतलब ये डिमांड एक्चुअल में करंट में है। क्लियर? चेंजेस इन द डिमांड अकर क्योंकि फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स, चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड अकर ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। यहाँ पे डिमांड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द गुड्स। यहाँ पे डिमांड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द फैक्टर। यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे जो डिमांड बदल रही है वो ड्यू टू प्राइस बदल रही है। फेवरेबल चेंज का मतलब है आपकी डिमांड इंक्रीज हुई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे इंक्रीज इन द मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होगी डिमांड कर्व में। अनफेवरेबल चेंजेस मतलब डिमांड डिक्रीज हुई है, अनफेवरेबल है ना, मतलब डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे डिमांड कम होने का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस में डिक्रीज हुआ तो मतलब डिमांड ज्यादा होगी, तो देयर विल बी एक्सपेंशन इन द डिमांड, सो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो अब जब भी हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो हमारा डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और इलास्टिसिटी कम कर देता है, मतलब लोग, इलास्टिसिटी कम करना मतलब इनइलास्टिक हो जाती है डिमांड, लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने डिमांड करी एक बिस्किट्स की, कि उससे पता था कि वो शक्तिमान को याद दे रहा था कि हम वो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाते हैं। फेयर एंड लवली की लोगों ने एड देखी और फिर फेयर एंड लवली बाय करी, सोचा कि गोरे हो जाएंगे, है ना। ऐसा कभी होता है? द आंसर इज नो।
सो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट हमारी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इन इलास्टिक हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाती है। इवन दो प्राइस जो मर्जी हो, लोग उसको डिमांड करना शुरू कर देते हैं। नाउ कम्स द अनदर टॉपिक दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, डन।